हेलो दोस्तों, इजी वे ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुराग सर और इस वीडियो में आज आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूं सीटेट पेपर 2 साइंस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में पूछा गया है और पूछा जाता है। तो ये टॉपिक जो है साइंस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके जो बहुत इम्पॉर्टेंट जो सब टॉपिक्स है उसमें जो क्या क्या कंसेप्ट है वो सारा जो है इस वीडियो में आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं जो आज का हमारा टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक है। वो है साउंड यानी ध्वनि। आपको ये जो टॉपिक है साउंड, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। देखिए, अब जो साउंड है, ध्वनि है ना, हमको पता है साउंड या जो ध्वनि है वो एग्जैक्टली क्या होती है। तो उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने यहाँ ड्रॉ किए हैं। जैसे देखिए, अभी जो साउंड है ना, वो क्या होता है, जैसे एक तरीके का है वो, एक तरीके का वो है वाइब्रेशन यानी कंपन। देखिए, कभी भी जब साउंड प्रोड्यूस होता है, जैसे इस वक्त मैं आप लोग के साथ बात कर रहा हूँ या जब हम किसी के साथ बात करते हैं, तो उस वक्त जब हम लोग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जो हमारा ह्यूमन जो वॉइस बॉक्स है ना, ये जो लैरिंग्स है वो क्या करता है, साउंड को प्रोड्यूस करता है। तो जब हम एक दूसरे से बात करते हैं तो उस वक्त क्या होता है, अगर आप यहाँ टच करोगे और आप बोलोगे तो बोलते समय क्या होता है, यहाँ हमको वाइब्रेशन महसूस होता है, वाइब्रेशन फील होता है। तो साउंड जहाँ जहाँ होगा वहाँ वहाँ वाइब्रेशन का होना क्या होता है, बहुत ज़रूरी होता है। तो वाइब्रेशन होगा तो वहाँ से क्या प्रोड्यूस होता है, वहाँ से प्रोड्यूस होता है साउंड। तो साउंड जो है, ध्वनि जो है, वो कब प्रोड्यूस होगा, जब वहाँ क्या होगा, कंपन होगा, वहाँ वाइब्रेशन होगा। देखिए, जैसे अभी जो वाइब्रेशन होता है ये अलग अलग वस्तुओं में अलग अलग तरीके से होता है, अलग अलग साउंड क्या होता है उससे प्रोड्यूस होता है, अलग अलग ध्वनि प्रोड्यूस होती है। जैसे देखिए, यहाँ मैंने कोई एग्जांपल लिखा है। जैसे ड्रम जो होता है ना, जो ड्रम बजाया जाता है, तो उसके ऊपर जो है, देखा होगा आपने, तो जो ड्रम होता है, ड्रम पे यहाँ क्या होता है, एक पतली झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन होता है। जब इसको हैमर किया जाता है ना, जिसको बजाया जाता है ड्रम को, तो ये क्या करता है, जो झिल्ली है, ड्रम क्या होता है, वाइब्रेट होता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, इसमें भी क्या होगा, साउंड यानी ध्वनि क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। उसके बाद देखिए, जो सेकंड दिया है गिटार। अब जो गिटार जो है ना, गिटार यानी जो उसमें क्यों होता है वाइब्रेशन, स्ट्रिंग की वजह से होता है। जैसे जो ड्रम था इसमें क्यों हो रहा था, बिकॉज उसमें क्या था, झिल्ली था। अब जो गिटार होता है, गिटार में क्या होगा, गिटार में देखिए तारे होती हैं, स्ट्रिंग्स होते हैं इस तरीके से। तो जब हम स्ट्रिंग्स को डिस्टर्ब करते हैं, है ना, तो क्या होता है, ये जो तारे हैं ये क्या होने लगती हैं, ये वाइब्रेट होने लगती हैं। और इसके वजह से क्या होता है, गिटार में क्या प्रोड्यूस होता है, क्या बनता है, साउंड यानी ध्वनि का प्रोडक्शन होता है, ध्वनि का। ओके, तो इसमें गिटार में किसकी वजह से होता है, तारों की वजह से। और नेक्स्ट देखिए, जो फ्लूइड होता है, जो बांसुरी होती है, आपने देखा होगा, तो बांसुरी में क्या होता है, कोई तार या कोई झिल्ली उसमें नहीं होती है, उसमें इस तरीके से इसमें होल होते हैं, है ना, बांसुरी में इस तरीके से होल होते हैं। तो अगर मान लीजिए यहाँ से हम उसको एयर ब्लो कर रहे हैं, फूंक मार रहे हैं यहाँ से, तो इसमें जो ये एयर कॉलम होता है, ये एयर कॉलम का जो लेंथ है उसको कम ज़्यादा करके हम क्या प्रोड्यूस करते हैं, उसमें बांसुरी में क्या प्रोड्यूस करते हैं, हम साउंड को प्रोड्यूस किया जाता है। जैसे ये जो है ना, ये छेदों को आप उंगली से क्या करोगे, बंद करोगे, तो ये जो एयर कॉलम का जो लेंथ है ये चेंज होता है। और इसकी वजह से क्या होता है, फ्लूइड जो होगा, बांसुरी जो होगी, एयर कॉलम की वजह से क्या होता है, उसमें साउंड प्रोडक्शन उसका होता है। तो देखिए, अलग अलग ऑब्जेक्ट में अलग अलग तरीके से क्या हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं हम, कंपन यानी वाइब्रेशन को वाइब्रेशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, साउंड जो है, ध्वनि का प्रोडक्शन हो रहा है। उसके बाद देखिए, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड जो है वो एक तरीके क्या है, एक तरीके का ये ऊर्जा है, एक तरीके का एनर्जी है। जैसे देखिए, हमको पता है जो पवन ऊर्जा हम बोलते हैं, दैट इज़ विंड एनर्जी। फिर इसके बाद जैसे रासायनिक ऊर्जा जो होता है, केमिकल एनर्जी होता है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है, हीट एनर्जी होता है। वैसे ही जो साउंड है ना, तो ध्वनि है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, ये भी क्या एक तरीके का, ये भी एक फॉर्म, एक एनर्जी है, दैट इज़ ध्वनि ऊर्जा जिसको हम बोलते हैं। तो साउंड जो है वो क्या है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक तरीके की इसकी ये क्या है, ऊर्जा है, एक तरीके का एनर्जी है। देन फॉर्म ऑफ वेव, जो साउंड है, जो ध्वनि है, वो क्या है, एक तरीके का वेव है, जिसको हम लोग बोलते हैं ना साउंड वेव। तो एक तरीके का क्या है, तरंग है, साउंड वेव क्या है, इट इज़ अ तरंग, वेव है वो। अब देखिए, जो वेव है ना, वेव क्या होता है, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ट्रांसवर्स वेव, जिसको हम बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग, है ना, क्या बोलते हैं इसको हम, अनुप्रस्थ तरंग। और दूसरा जो है वो होता है लॉन्जिट्यूडिनल वेव, जिसको हम बोलते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। तो ये दो प्रकार की
तरंगे होती हैं, वेव होती हैं ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्जिट्यूडनल वेव। अब देखिए ट्रांसवर्स वेव कौन सी वेव होगी, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए लाइट वेव हो गया, है ना, ठीक है, लाइट वेव, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। जैसे जो सनलाइट होता है, जो अल्ट्रावायलेट लाइट होती है, तो वो क्या है, एक तरीके का ट्रांसवर्स है, वो इस तरीके से क्या होता है, प्रोपगेट करता है। उसके बाद सेकंड हो गया, जैसे मान लीजिए जो रेडियो वेव होता है ना, जो रेडियो वेव्स हैं वो भी क्या होता है, वो क्या है, अनुप्रस्थ तरंगे हैं। तो ये जो तरंगे हैं, लाइट वेव, रेडियो वेव्स, दैट इज़ ट्रांसवर्स वेव। तो ये जो ट्रांसवर्स वेव है ये मीडियम में, है ना, उसमें कैसे प्रोपोगेट करती हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस कैसे जाते हैं, तो वो इस तरीके से, इस फॉर्म में ऐसे ऐसे क्या होता है, जो मीडियम है उसमें क्या होता है, वो प्रोपोगेट करता है। कौन, ट्रांसवर्स वेव। अब देखिए इसमें बनता क्या है, इसमें वो क्रेस्ट और ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ, ऐसे वो क्या करते हैं, फॉर्म करते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्रेस्ट एंड ट्रफ। जो लाइट वेव है, रेडियो वेव है, दैट इज़ ट्रांसवर्स वेव जो है, ट्रांसवर्स वेव की क्वालिटी ये है कि ये वैक्यूम में भी क्या होता है, ये ट्रैवल कर पाते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है देखिए लॉन्जिट्यूडनल वेव। लॉन्जिट्यूडनल वेव कौन से वेव होंगे, दैट इज़ नथिंग बट साउंड वेव। जो हमारा साउंड वेव होता है ना, जो हम लोग बात करते हैं एक दूसरे से, जब हम एक दूसरे से बात करते हैं तो हम क्या प्रोड्यूस करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो वो जो साउंड हम जनरेट करते हैं वो हमारे दोस्तों तक, उनके कानों तक कैसे पहुंचता है, कैसे ट्रैवल करता है, तो वो ऐसे ट्रैवल नहीं करता है, वो इस फॉर्म में ट्रैवल करता है। जो अनुदैर्घ्य तरंग होता है, दैट इज साउंड वेव, लॉन्जिट्यूडनल वेव, वो कैसे प्रोपोगेट करेगा, इस तरीके से। देखिए उसमें क्या बनता है, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन बनते हुए वो क्या होता है, आगे जाता है। यहाँ देखिए मैंने डॉटेड बनाया है, ये एयर पार्टिकल्स हैं। कंप्रेशन में क्या होगा, कंप्रेशन में संपीड़न होता है, यानी जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, कंप्रेस हो जाते हैं। ओके, कंप्रेस हो जाते हैं, संपीड़न। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ प्रेशर जो होगा और जो डेंसिटी होगा वो यहाँ क्या होगा, वो बढ़ जाता है। तो जो कंप्रेशन है, कंप्रेशन यानी जो संपीड़न है, वो एक ऐसा रीज़न होता है जहाँ प्रेशर जो होगा, प्रेशर यानी दाब, है ना, प्रेशर एंड डेंसिटी, ये दोनों क्या होता है, कंप्रेशन में दोनों हाई रहेंगे। कंप्रेशन जो होगा इट इज़ अ रीज़न, ठीक है, जहाँ संपीड़न क्या होगा, एक ऐसा रीज़न होता है जहाँ प्रेशर एंड डेंसिटी दोनों क्या होते हैं, प्रेशर और डेंसिटी दोनों क्या होंगे, ज़्यादा रहेंगे। और जो रेयरफैक्शन होता है, जिसको हम लोग विरलन बोलते हैं, उसमें क्या होते हैं, पार्टिकल्स दूर दूर हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से उसमें प्रेशर और डेंसिटी क्या होगा, दोनों कम होगा। तो याद रखिएगा, कंप्रेशन में, संपीड़न में यहाँ क्या होगा, डेंसिटी प्रेशर दोनों हाई रहेंगे, और जो रेयरफैक्शन होगा उसमें प्रेशर और डेंसिटी क्या होगा, दोनों कम होता है। मैं आपको देखिए समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे मैं साउंड अगर प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो जब साउंड प्रोड्यूस करूँगा तो जैसे ये एयर पार्टिकल्स हैं, है ना, तो एयर पार्टिकल्स हैं, तो जब मैं साउंड प्रोड्यूस करूँगा, ध्वनि प्रोड्यूस करूँगा, तो वो ध्वनि क्या करेगा, इस पर प्रेशर लगाएगा। तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये क्या होंगे, पार्टिकल्स एक दूसरे से के पास आ जाते हैं, तो यहाँ जो होगा इस तरीके से ये कंप्रेशन हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएंगे। तो यहाँ प्रेशर क्या होगा, प्रेशर जो है और डेंसिटी क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, रेयरफैक्शन, जिसमें स्पेस क्या होता है, पार्टिकल्स का बढ़ जाता है। ओके, तो इसमें याद रखिएगा, कंप्रेशन क्या होगा, इट इज़ अ रीजन वेयर प्रेशर एंड डेंसिटी दोनों क्या होगा, ज़्यादा होगा। रेयरफैक्शन क्या होता है, जिसमें प्रेशर और डेंसिटी क्या होता है, कम होता है। तो इस तरीके से ये जो दो वेव है ना, ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्जिट्यूडनल वेव, जो मीडियम होता है, मीडियम में वो इस तरीके से क्या करते हैं, प्रोपेगेट करते हैं। हाँ, याद रखिएगा, जो ट्रांसवर्स वेव है, मतलब जैसे लाइट वेव हो गया, रेडियो वेव हो गए, ये कैसे क्या बनाते हैं, ये क्रेस्ट ट्रफ बनाते हुए आगे प्रोपोगेट करते हैं। और लॉन्जिट्यूडनल वेव कैसे बनेगा, कंप्रेशन रेयरफैक्शन जो है ये बनाते हुए आगे जाते हैं। इसमें देखिए, इसमें जो पार्टिकल होंगे, जैसे ट्रांसवर्स वेव में जो पार्टिकल्स होते हैं, उनका जो वाइब्रेशन का जो डायरेक्शन होता है वो कैसे होता है, वो परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री का कोण बनाते हैं वो। तो वो इस तरीके से ऐसे ऊपर नीचे क्या होता है, उनका वाइब्रेशन होता है। जैसे अगर वो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनका जो पार्टिकल जो होगा, एयर पार्टिकल होगा, तो उसका वाइब्रेशन कैसे होगा, वो इस तरीके से होगा। और इसमें लॉन्जिट्यूडनल वेव में, है ना, ये जो लॉन्जिट्यूडनल वेव है, अनुदैर्घ्य तरंग है, जब हम लोग जब बात करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो वो साउंड कैसे आगे बढ़ता है, वो ऐसे नहीं बढ़ता है, वो कैसे होगा, इस तरीके से। वो इसका जो डायरेक्शन होता है,
जो पार्टिकल का डायरेक्शन होता है मोशन का, वो डायरेक्शन के पैरेलल में ही होता है, इस तरीके से आगे पीछे। और इसमें क्या होगा, पार्टिकल्स ऊपर नीचे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें याद रखिएगा, इसमें कैसा रहेगा, ऊपर नीचे, और ये कैसा रहेगा, समांतर यानी पैरेलल होगा किसका, जो पार्टिकल्स होंगे उनका डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा इतना कि ये क्या है। तो एक बार वापस मैं आपके लिए रिवाइज कर देता हूँ। देखिए, साउंड कहाँ कहाँ प्रोड्यूस होगा, जहाँ जहाँ क्या होगा, वाइब्रेशन होगा। अलग अलग ऑब्जेक्ट में अलग अलग तरीके से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। साउंड क्या है, एक तरीके की एनर्जी है, ऊर्जा है। साउंड जो होता है वो एक तरीके का तरंग है, वेव है। दो प्रकार के वेव होते हैं, ट्रांसवर्स वेव जिसको हम बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग, और सेकंड होता है लॉन्जिट्यूडनल वेव जिसको हम बोलते हैं क्या, अनुदैर्ध्य तरंग। ट्रांसवर्स वेव जो है, अनुप्रस्थ तरंग है, वो क्या बनाता है, मीडियम में क्रेस्ट एंड ट्रफ बनाता है। और जो लॉन्जिट्यूडनल वेव है, अनुदैर्ध्य तरंग है, वो क्या बनाते हैं, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन। कंप्रेशन वो जगह होता है जहाँ प्रेशर और डेंसिटी क्या होता है, दोनों ज़्यादा होंगे, और रेयरफैक्शन वो प्लेस होगा जहाँ प्रेशर और डेंसिटी क्या होगा, कम होगा। तो चलिए देखते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जैसे कि देखिए अभी इसमें दिया आपको वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड। देखते हैं ये क्या होता है। बहुत सारे जो भी आप साउंड के जो क्वेश्चंस होंगे, साउंड का कोई भी क्वेश्चन होगा तो आपको ये ज़रूर मिलेगा, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, ये टर्म्स बार बार आते ही आते हैं। तो देखते हैं ये टर्म्स एग्जैक्टली क्या होते हैं। देखिए फर्स्ट हम देखते हैं वेवलेंथ, जिसको बुलाया जाता है तरंग दैर्ध्य। तो जो वेवलेंथ होता है, तरंग दैर्ध्य होता है, वो एग्जैक्टली होता क्या है, इसको डिनोट किससे किया जाता है, इसको लैम्डा जो है सिंबल है ना, इसको बोलते हैं लैम्डा, इससे क्या किया जाता है, इसको डिनोट किया जाता है। देखिए वेवलेंथ क्या होगा, यहाँ देखिए मैंने ट्रांसवर्स वेव बनाया है। सो हमको पता है जैसे ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, क्या बनता है, क्रेस्ट एंड ट्रफ बनता है ना, क्रेस्ट ट्रफ ऐसे बनते जाता है। तो वेव लेंथ क्या होगा, जो सक्सेसिव दो क्रेस्ट होंगे उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको क्या बोला जाता है, वेव लेंथ यानी तरंग दैर्ध्य बोला जाता है। ठीक है, देखिए ये क्रेस्ट है, ये क्रेस्ट है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको क्या बोलेंगे हम, वेव लेंथ। लेकिन याद रखिए दो सक्सेसिव क्रेस्ट के बीच का मतलब क्या, देखिए अगर इस तरीके से वेव कोई है ना, इसमें क्रेस्ट ट्रफ ऐसे बना हुआ है, तो ये भी क्रेस्ट है, ये भी क्रेस्ट है और ये भी क्रेस्ट है। तो हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस जो होगा वेवलेंथ होगा, नहीं, आपको इसके बाजू वाला जो क्रेस्ट है उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, क्रेस्ट होगा, सक्सेसिव मतलब इसके बाजू वाला जो क्रेस्ट होगा। ओके, वैसे हम कह सकते हैं कि ये जो क्रेस्ट है इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, वेव लेंथ होगा। तो याद रखिएगा क्रेस्ट और क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, सक्सेसिव क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस, दैट इज नथिंग बट वेव लेंथ, जिसको बुलाता है तरंग दैर्ध्य। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो है फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति। कहीं कहीं टेक्स्ट बुक में आपको फ्रीक्वेंसी के लिए स्मॉल f यूज़ होगा, कहीं कहीं ऐसा भी सिंबल होता है जिसको हम बोलते हैं न्यू। ठीक है, न्यू बोला जाता है। तो फ्रीक्वेंसी देखिए अब क्या होगा, यहाँ मैंने डेफिनेशन लिखा है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, ऑसिलेशन मतलब दोलन है ना, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना ऑसिलेशन हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जांपल देखिए जैसे अब ये पेंडुलम है ना, पेंडुलम है, यहाँ कोई वजन चीज़ बांधा है, तो अगर मैंने यहाँ से, यहाँ बीच में था, मैंने इसको यहाँ लेके आया, मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, इसको ड्रॉप कर रहा हूँ, यहाँ से अगर इसको मैं छोड़ रहा हूँ तो यहाँ से यहाँ जाएगा और वापस यहाँ से यहाँ आएगा, तो ये क्या हो गया, इसका एक ऑसिलेशन हो गया, एक दोलन हो गया। तो अगर 1 सेकेंड में है ना, 1 सेकेंड में अगर यहाँ से यहाँ जा रहा है और यहाँ आ रहा है, ऐसा वो अगर 1 सेकेंड में 2 बार कर रहा है, कितने बार, 2 बार कर रहा है 1 सेकेंड में, तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, आवृत्ति कितना हो गया, ये हो गया 2 हर्ट्ज हो गया। कितना हो गया, 2 हर्ट्ज हो गया। अगर सपोज ये जो पेंडुलम है यहाँ से अगर मैंने इसको ड्रॉप किया 1 सेकेंड में, वो यहाँ से यहाँ ऐसे 3 बार कर रहा है, कितने बार कर रहा है 1 सेकेंड में, 3 बार कर रहा है, तो उसका फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, उसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 3 हर्ट्ज। तो वही इसमें देखिए बोला गया है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, आवृत्ति क्या होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन यानी दोलन इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितने बार ऑसिलेशन दोलन वो कर रहा है। अगर 1 सेकेंड में सपोज ये 5 बार कर रहा है, दोलन 5 बार हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी कितना है उसका, 5 हर्ट्ज है। हर्ट्ज जो है, हर्ट्ज क्या है, इसका यूनिट, फ्रीक्वेंसी को किस में मेज़र किया जाता है, हर्ट्ज में मेज़र किया जाता है। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी का क्या है, यूनिट है, याद रखिएगा। और दोलन जो होता है, ऑसिलेशन होता है, इसको हम टू एंड फ्रो मोशन या बैक एंड फोर्थ मोशन भी बोलते हैं। ठीक है, बैक एंड फोर्थ मोशन, इसको क्या बोला जाता है, बैक एंड
फोर्थ मोशन या तो टू एंड फ्रो मोशन भी इसको बोला जाता है, दोलन को। तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट वन दिया, देखिए नेक्स्ट वन है एम्पलीट्यूड, जिसको हम क्या बोलते हैं, आयाम। तो जो एम्पलीट्यूड होता है, आयाम होता है, उसको किससे डिनोट किया जाता है, कैपिटल ए से इसको डिनोट किया जाता है। जैसे देखिए इसमें जो क्रेस्ट है और ये ट्रफ है, ये भी क्या है, क्रेस्ट है। तो आयाम जो होगा, एम्पलीट्यूड क्या होता है, यहाँ ये जो मीन पोजीशन है, ये जो है ये क्या है, मीन है, ये मीन पोजीशन है। तो मीन पोजीशन से जो पार्टिकल है वो कितना ऊपर जा रहा है, कितना वो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर रहा है, मैक्सिमम डिस्टेंस, उसको हम क्या बोलते हैं, वो क्या होता है, एम्पलीट्यूड, वो होता है आयाम, मैक्सिमम डिस्टेंस। जैसे पेंडुलम के केस में देखा जाए, देखिए पेंडुलम के केस में यहाँ अगर इसको मैं मीन पोजीशन बोलूँ, है ना, मीन पोजीशन, जैसे झूला होता है, मान लीजिए कोई पर्सन यहाँ है, झूले में बैठा हुआ है और उसको मैं यहाँ से यहाँ लेके आ रहा हूँ, मैं कितना दूर उसको, कितना मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ। तो ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, दिस वन, ये जो होगा मैक्सिमम डिस्टेंस, ठीक है, इसको क्या बुलाया जाता है, ये बुलाया जाता है इसको एम्पलीट्यूड, यानी ये होता है आयाम। तो एम्पलीट्यूड या आयाम क्या होगा, इट इज़ अ मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट या पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन, ठीक है। वैसे सेम यहाँ भी ये साइड भी क्या होगा, दिस इज नथिंग बट मैक्सिमम डिस्टेंस विल बी एम्पलीट्यूड, दैट इज आयाम। तो याद रखिएगा जो एम्पलीट्यूड क्या होगा, इट इज़ अ मैक्सिमम डिस्टेंस, ठीक है, मीन पोजीशन से। उसके बाद देखिए सेकेंड जो है, नेक्स्ट वन टाइम पीरियड, है ना, यानी दोलन काल जिसको हम बोलते हैं, किससे डिनोट किया जाता है, इसको कैपिटल टी से इसको डिनोट किया जाता है। तो जो टाइम पीरियड होगा, दोलन काल होगा। अब दोलन काल का मतलब देखिए क्या बोला है, टाइम टेकन फॉर वन ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन करने के लिए कितना टाइम हो रहा है, कितना टाइम ले रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी में क्या था कि एक सेकेंड के अंदर वो कितना ऑसिलेशन कर रहा है, दैट इज समथिंग बट फ्रीक्वेंसी, है ना। यहाँ क्या है, टाइम टेकन फॉर वन ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, दैट इज़ टाइम पीरियड। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए यहाँ ये बॉब है, मैंने इसको यहाँ पकड़ा हुआ है, इसको मैंने क्या किया, छोड़ दिया, तो यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से यहाँ आया, तो एक ऑसिलेशन उसके कंप्लीट किया। एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए मान लीजिए उसको कितना लग रहा है टाइम, 3 सेकेंड लग रहा है, कितना, 3 सेकेंड का वक्त लग रहा है। तो यहाँ से अगर मैंने बॉब को ड्रॉप किया है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ आया, तो ये हो गया एक ऑसिलेशन। सो कितना टाइम लग रहा है, 3 सेकेंड का उसको टाइम लग रहा है। तो उसका टाइम पीरियड कितना हो गया, इसका टाइम पीरियड हो गया 3 सेकेंड, है ना। एक ऑसिलेशन करने के लिए कितना टाइम वो ले रहा है, उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। और फ्रीक्वेंसी क्या था, 1 सेकेंड के अंदर कितना ऑसिलेशन कर रहा है, कितने बार वो ऑसिलेशन कर रहा है, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी। उसका देखिए, उसके बाद ये भी बहुत बार पूछा गया है आपको, ये टाइम पीरियड का ये क्या है, फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा, T इक्वल्स टू 2π√L/g। अब ये L क्या है, L इज़ नथिंग बट ये जो धागा होगा उसका लेंथ जो होता है वो क्या होता है, L से हम डिनोट करते हैं, और G क्या होगा, 9.8 ग्रेविटी, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला है, इसको नोट डाउन करके रख लीजिएगा, T इज इक्वल्स टू 2π√L/g। उसके बाद देखिए यहाँ एक मैंने स्टेटमेंट लिखा हुआ है, दैट ऑल वाइब्रेटरी मोशन आर ऑसिलेशन, जितने भी वाइब्रेटरी मोशंस होते हैं, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम ऑसिलेशन बोलते हैं, यानी उसको हम दोलन बोलते हैं। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। याद रखिएगा ये बार बार आपको वर्ड्स आएंगे, जब भी साउंड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको सीटेट के एग्जाम में पूछा जाएगा तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो हमने क्या देखा, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, उसका यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज, दैट इज नथिंग बट नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, है ना, दैट इज टाइम टेकन फॉर वन ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, और ये उसका फॉर्मूला। तो दोस्तों देखिए कुछ और टॉपिक है, जैसे कि लाउडनेस, पिच एंड क्वालिटी। ये जो टॉपिक है इस पे आपके सीटेट के एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चंस पूछा ही गया है। तो चलिए देखते हैं क्या है ये एग्जैक्टली। सो जैसे देखिए लाउडनेस जो होता है ना, लाउडनेस यानी किसको हम बोलते हैं, प्रबलता। प्रबलता जो है वो क्या होती है, तो लाउडनेस यानी जो प्रबलता है वो किस पे डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है, यानी आयाम पे डिपेंड करता है। मतलब क्या, देखिए मैंने आपको बताया है एम्पलीट्यूड मतलब क्या होता है, जैसे अगर ये वेव है तो इसमें ये मीन पोजीशन है, तो मीन पोजीशन से को जो पार्टिकल है वो मैक्सिमम डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड यानी आयाम बोलते हैं। तो जो लाउडनेस है
है ना, ये जो लाउडनेस है, प्रबलता है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एम्पलीट्यूड पे। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, अगर मैं ऐसे दो वेव बना रहा हूँ, सपोज़ एक वेव ये हो गया और ये दूसरा वेव है इस तरीके से, है ना। देखिए ये हो गया सेकेंड वेव। तो इसमें ये दोनों वेव जो है, इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, इसका एम्पलीट्यूड यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या होगा, इसका एम्पलीट्यूड होगा, है ना, आयाम होगा। वैसे ये जो वेव है, इसका जो एम्पलीट्यूड है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या है, इसका एम्पलीट्यूड है, आयाम है। तो ये दोनों जो वेव है, इन दोनों वेव में एम्पलीट्यूड क्या है, दोनों वेव का एम्पलीट्यूड अलग अलग है। तो इसमें लाउडनेस किसका ज़्यादा होगा, देखिए इसका एम्पलीट्यूड जो आयाम जो है इसका ज़्यादा है, तो इसका जो लाउडनेस होगा, जो प्रबलता होगा, वो इसका क्या होगा, ज़्यादा होगा इसके कंपैरिजन में। तो हमेशा याद रखिएगा, जो लाउडनेस है, जो प्रबलता है, वो किस पे डिपेंड करता है, किस पे निर्भर करता है, वो एम्पलीट्यूड यानी आयाम पे निर्भर करता है। बार बार क्वेश्चन ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन सीटेट में आते हैं इसके लिए। तो लाउडनेस जो होगा किस पे डिपेंड करेगा, वो एम्पलीट्यूड यानी आयाम पे डिपेंड करेगा। उसके बाद देखिए ये यूनिट है डेसिबल, ठीक है। डेसिबल जो है ये क्या है, यूनिट है। किसका यूनिट है ये, साउंड का जो लाउडनेस होता है, हम साउंड को किसमें मेज़र करते हैं, हम डेसिबल में मेज़र करते हैं, यूनिट है। जैसे फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज़ होता है ना, उसका यूनिट है वो। वैसे ही साउंड का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, डेसिबल होता है। और जैसे देखिए हम साउंड टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो हमको पता है साउंड जो पॉल्यूशन होता है, ध्वनि प्रदूषण जिसको हम बोलते हैं, तो याद रखिएगा कि अगर कोई जो साउंड है, अगर वो 80 डेसिबल से ऊपर है ना, 80 डेसिबल से अगर ऊपर उसका लाउडनेस है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे नॉइज़। वो क्या बन जाता है, नॉइज़ बन जाता है ना, प्रदूषण बन सकता है वो। तो अगर याद रखिएगा, जो नॉइस होगा अगर वो 80 डेसिबल से अगर उसका जो लाउडनेस है ना, अगर ज़्यादा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो नॉइज़ बोलेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है इंटेंसिटी ऑफ साउंड। देखिए अभी इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो होता है, यानी जो लाउडनेस होता है, वो जो एम्पलीट्यूड होगा उसके वर्ग के यानी स्क्वायर के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बहुत बार क्वेश्चंस कुछ पूछे जाते हैं जिसमें इसका रिलेशन आपको पता होना जरूरी है। तो याद रखिएगा कि जो आई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। तो ये हो गया लाउडनेस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट है पिच, यानी जिसको हम बोलते हैं तारत्व। तो जो पिच होता है, पिच जो है वो किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति पर। ओके, देखिए जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं इसमें, जैसे मॉस्किटो हो गया यानी जो मच्छर होता है ना, वुमेन हो गया, बेबी हो गए, इनका जो साउंड का जो फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ज़्यादा होता है, जिसके वजह से इनका जो साउंड का जो पिच होता है, वो पिच क्या होता है, हाई होता है। तो याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा तो पिच क्या होगा, ज़्यादा होगा। फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति अगर कम होगा तो पिच भी क्या होगा, साउंड का कम होगा। तो जो मॉस्किटो, वुमेन, बेबी होता है ना, छोटे बच्चे जो होते हैं, इनके आवाज़ का पिच क्या होता है, पिच जो होता है वो हाई होता है। पिच कितना, पिच क्या होता है, पिच जो होता है तारत्व क्या होता है, इनका हाई होता है। इनका फ्रीक्वेंसी भी क्या होता है, हाई फ्रीक्वेंसी का होता है। जो जैसे देखिए मेन हो गया, जो लायन हो गया, इनका जो साउंड जो होता है वो थोड़ा भारी होता है ना, तो इनका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो क्या होता है, कम होता है, जिसकी वजह से पिच जो होगा इनका पिच क्या होगा, इनका पिच कम होता है। इसके कंपैरिजन में इनका पिच क्या होगा, इनका पिच कम होगा। तो याद रखिएगा, ये भी कभी कभी क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है। तो इसमें बस याद रखिएगा कि जो पिच होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति पर डिपेंड करता है। और जो लाउडनेस होगा, लाउडनेस किस पर डिपेंड करता है, लाउडनेस जो है वो एम्पलीट्यूड यानी आयाम पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट जो है थर्ड वन, दैट इज़ क्वालिटी। देखिए अब क्वालिटी क्या होगा, साउंड का क्वालिटी किस पे डिपेंड करेगा। जैसे मैं अगर एक वेव बनाता हूँ, देखिए इस तरीके से मैंने सपोज़ एक वेव बनाया है, दिस इज़ वन वेव, और ये जो है ये दूसरा वेव है, लेकिन ये कैसा है, थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड है, ये इस तरीके से ऐसे। ओके, तो देखिए अभी क्वालिटी जो होगा, क्वालिटी किस पे डिपेंड करेगा। जैसे देखिए ये दोनों जो वेव है, इसका देखिए एम्पलीट्यूड क्या है, दोनों का एम्पलीट्यूड क्या है, समान है। दोनों का एम्पलीट्यूड लगभग क्या है, समान है। और जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी भी क्या है, समान है। देखिए मैंने यहाँ एक ही वेव बनाया है, ये भी कैसा है, एक ही वेव है। तो फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड क्या है, यहाँ दोनों समान है। लेकिन दोनों वेव का जो क्वालिटी होगा
वो कैसा होगा, अलग होगा, डिफरेंट होगा। देखिए ये जो है वेव कितना स्मूथ बन रहा है, कितना सॉफ्ट बन रहा है, दैट इज़ नथिंग बट उस पर क्या होता है, क्वालिटी डिपेंड करता है। ये जो वेव है ना, ये जो साउंड है, देखिए इसमें कैसा है, जो वेव बना है ये डिस्टॉर्टेड बना है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना है, जिसकी वजह से इसका जो क्वालिटी होगा इसके कंपैरिजन में क्या होगा, कम होगा। तो जो क्वालिटी है वो डिपेंड करता है कि कितना वेव जो है स्मूथ बना है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि लाउडनेस जो है किस पे डिपेंड करेगा, एम्पलीट्यूड पे, और जो पिच होगा वो किस पे डिपेंड करता है, हमेशा फ्रीक्वेंसी पे। तो जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इससे जब भी रिलेटेड क्वेश्चन आएगा लाउडनेस से या पिच से, तो आपको ये हमेशा क्या करना है, आपको ध्यान देना है। तो दोस्तों इसके आगे का जो टॉपिक है वो आप लोग के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने आप लोग के साथ जितना भी टॉपिक डिस्कस किया है वो आपको समझ में आया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। और इस चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।